यास्मीन फैसला करती है कि वो गुलिस्तान से शादी करेगी, उसकी बीवी बनेगी और फिर मौका देखकर उसे मार डालेगी। पैसे का लालची गुलिस्तान यास्मीन के जाल में फंस जाता है और उससे शादी करने को तैयार हो जाता है। गुलिस्तान अगरचे एक कातिल था, लेकिन दूसरी तरफ वो यास्मीन का पति भी था और यास्मीन 3 साल उसके साथ वक्त भी बिता चुकी थी। और फिर वो रात आ ही जाती है जिसका इंतजार वो 3 साल से कर रही थी। उसे अपने पति के कातिल से बदला लेना था और फिर उसने अपने पति के कातिल से ही कर ली शादी। जी हाँ, सही सुना आपने। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान की है। बदले की आग की एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हाँ, ये सच है कि एक मजलूम इंसान अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या कोई इंसान सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसा कदम भी उठा सकता है? बदला के लिए की गई ऐसी प्लानिंग जिसके बारे में शायद कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में पत्नी हो तो ऐसी। इस कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान से, मगर इसका एंड होता है पाकिस्तान में। बात 2017 की है। अफगानिस्तान में एक नौजवान रहा करता था। नाम था अफगान शाह जमीन और उम्र यही करीब 24 से 25 साल रही होगी। अफगान शाह अपने गांव में ही मजदूरी का काम किया करता था, जिससे उसकी घर की दाल रोटी चल रही थी। अफगान शाह बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था, यानी वो जो भी कमाता था 1 पैसा भी उसके हाथ में नहीं बच पाता था। हालांकि खाने पीने के अलावा घर में दूसरी ज़रूरियात भी थीं। कुल मिलाकर अफगान शाह का वक्त बड़ी मुश्किल से कट रहा था। अफगान शाह सोचता है कि नहीं, गाड़ी ऐसे नहीं चलेगी। महंगाई के इस दौर में अगर सुकून की ज़िंदगी जीना है तो थोड़े बहुत हाथ पांव भांजना पड़ेगा। अफगान शाह फैसला करता है कि वो काम धंधे के सिलसिले में पाकिस्तान जाएगा और फिर 2017 में अफगान शाह सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान के बाजौर ज़िला पहुंचकर अफगान शाह काम धंधे की तलाश में लग जाता है और आखिर कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक जगह नौकरी मिल जाती है। सैलरी भी ठीक ठाक थी। अफगान शाह पूरे दिलो जान के साथ काम करने लगता है। महीना लगता है, सैलरी मिलती है और अफगान शाह कुछ पैसे अपने घर वालों को भी भेज देता है। अफगान की ज़िंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और तभी उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है यास्मीन की। यास्मीन पाकिस्तान के उसी बाजौर ज़िला की रहने वाली थी। देखने में बेहद खूबसूरत, उम्र 21 से 22 साल रही होगी। अफगान शाह भी एक कुंवारा और ख़ूबसूरत नौजवान था। अफगान धीरे धीरे यास्मीन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। यास्मीन भी अफगान से मोहब्बत करने लगती है। यास्मीन के घर वालों तक बात पहुंचती है। फैमिली वाले भी देखते हैं कि अफगान एक खूबसूरत नौजवान होने के साथ काम धंधे भी ठीक ठाक कर लेता है और फिर फैमिली वालों की रजामंदी से 2017 में ही अफगान और यास्मीन की शादी हो जाती है। अब अफगान शाह बाजौर ज़िला में ही एक किराए का कमरा लेता है और अपनी पत्नी यास्मीन के साथ रहने लगता है। लेकिन शादी के बाद अफगान का खर्चा बढ़ चुका था और हर महीने जो उसे सैलरी मिलती थी उतने में गुजारा कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अब अफगान शाह ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में पाकिस्तान के बाजौर से पेशावर पहुंच जाता है। हालांकि अपनी बीवी को बाजौर में ही छोड़ देता है। पेशावर पहुंचने के बाद अफगान शाह एक छोटा मोटा खुद का धंधा कर लेता है, जिससे धीरे धीरे उसकी कमाई भी ठीक ठाक होने लगती है। अफगान शाह हर महीने अपनी बीवी के खर्चे भी भेज देता था और वक्त मिलने पर वो अपनी बीवी से मिलने बाजौर भी आ जाया करता था। अफगान शाह की शादी को पूरे 9 महीने बीत चुके थे और तभी यास्मीन अफगान शाह की एक बेटी को जन्म देती है। बेटी की पैदाइश के बारे में जानकर अफगान शाह भी बहुत खुश होता है। अफगान शाह पेशावर में जिस जगह काम कर रहा था, एक गुलिस्तान नाम का नौजवान भी रहा करता था। गुलिस्तान पाकिस्तान के उसी बाजौर ज़िला का रहने वाला था। धीरे धीरे अफगान शाह और गुलिस्तान में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त बन जाते हैं। चूँकि अफगान शाह की कमाई अच्छी थी और वो एक दूसरे मुल्क का रहने वाला था, तो अफगान शाह का पाकिस्तान के किसी भी बैंक में एक भी खाता नहीं था। एक रोज़ अफगान शाह गुलिस्तान से कहता है कि दोस्त, मेरा पाकिस्तानी बैंक में खाता है नहीं। पैसे रखने में मुझे डर लगता है कि कहीं चोरी वोरी न हो जाए। क्यों ना मेरे पैसे तुम अपने खाते में डाल दो और जब मुझे ज़रूरत होगी हम तुमसे मांग लेंगे, क्योंकि हमारी एक बेटी भी है, उसे भी पढ़ाना लिखाना होगा। इसके अलावा इंसान पर कब बुरा वक्त आ जाए कौन जानता है। पैसे अगर जमा होंगे तो बुरे वक्त में काम आएंगे। गुलिस्तान कहता है, क्यों नहीं दोस्त, तुम्हारी अमानत हमारी अमानत है, आप जब चाहें अपनी अमानत ले सकते हैं। अफगान शाह धीरे धीरे गुलिस्तान के खाते में पैसे जमा करने लगता है। गुलिस्तान के खाते में अफगान शाह के लाखों रुपए जमा हो जाते हैं। अब साल आता है 2018 का। एक रोज़ अफगान शाह की तबीयत ख़राब हो जाती है, साथ ही कुछ पैसे उसे अपने घर भी भेजने थे। अफगान शाह पेशावर से बाजौर पहुंचता है, गुलिस्तान के घर जाता है और कहता है, दोस्त, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है और कुछ पैसे घर भी भेजने हैं, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है।
गुलिस्तान कहता है, दोस्त बुरा नहीं मानना, मैंने आपके पैसे किसी ज़रूरी काम में लगा दिया। मुझे लगा शायद अभी आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं हफ्ता से 10 रोज़ में आपको जितने पैसे चाहिए दे दूंगा। और रही बात आपकी तबीयत की, तो मैं आपके लिए दवाइयाँ ला देता हूँ, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अफ़गान शाह एक साफ दिल का इंसान था। कहता है, ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए दवाइयाँ ला दो और मैं पैसे 1 हफ्ते बाद ही भेज लूँगा। अफ़गान शाह वहाँ से अपने घर चला जाता है। इधर गुलिस्तान एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ और 2 इंजेक्शन लेता है और अफ़गान शाह को साथ लेकर एक नदी के किनारे पहुँच जाता है। गुलिस्तान अफ़गान शाह को दवाइयाँ देता है और फिर खाने का तरीक़ा भी बता देता है और कहता है, 3 दिनों तक दवाइयाँ खाने के बाद आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गुलिस्तान कहता है, हाँ, एक इंजेक्शन मुझे अभी आपको देना पड़ेगा और एक शाम को ले लीजिएगा। गुलिस्तान खुद से इंजेक्शन के अंदर दवा इंजेक्ट करता है और अफ़गान शाह को इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लेने के बाद अफ़गान शाह अपने घर पहुंचता है और शाम करीब 6 से 7 के बीच उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे बहुत बेचैनी और पसीना आने लगता है। यास्मीन कुछ पड़ोसियों की मदद से अफ़गान शाह को लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुंचती है, लेकिन तब तक रास्ते में ही अफ़गान शाह दम तोड़ चुका होता है। अस्पताल के डॉक्टर अफ़गान शाह को मुर्दा करार दे देते हैं, लेकिन मौत किस वजह से हुई ये नहीं बताते। साथ में मौजूद लोग भी सोचते हैं कि चूँकि अफ़गान शाह की तबीयत ख़राब थी और उसी बहाने उनकी मौत लिखी थी, तो कोई क्या कर सकता है। यास्मीन अपने पति को लेकर घर पहुंचती है, पति के कफन दफन का इंतज़ाम करती है और इन सब में गुलिस्तान भी शामिल होता है और फिर अफ़गान शाह को कब्र में दफन कर दिया जाता है। इधर यास्मीन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। यास्मीन के माता पिता और कुछ पड़ोस वाले उसे समझाते हैं, उसे सब्र दिलाते हैं, जो आमतौर से होता है। अफ़गान शाह की मौत को 1 हफ्ते बीत चुके थे और कहीं न कहीं यास्मीन का जहन इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं होता कि अफ़गान शाह की मौत एक कुदरती मौत है, बल्कि उसे लग रहा था कि उसके पति की मौत के पीछे ज़रूर किसी का हाथ है। उसकी मौत कुदरती मौत नहीं बल्कि एक कत्ल है, क्योंकि अफ़गान शाह का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था जिससे कत्ल की वजह मालूम हो। अब यास्मीन ने फैसला किया कि वो अपने पति की मौत के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराएगी, मगर मुश्किल ये थी कि बाजौर के जिस इलाके में यास्मीन रह रही थी वहाँ अभी तक कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था। बाकी दूसरे लोग भी कह रहे थे कि ये एक कुदरती मौत है और तुम क्यों खामखा इन चीज़ों के बारे में सोच रही हो, मगर यास्मीन को यकीन नहीं होता क्योंकि उसका पति एक तंदुरुस्त इंसान था और इस तरह अचानक मर जाना यास्मीन के गले ये बात उतर नहीं रही थी। अब यास्मीन फैसला करती है कि वो अपने तरीके से अपने पति के कत्ल की गुत्थी सुलझाएगी। सबसे पहले वो इस इंजेक्शन और दवाओं के बारे में पता लगाती है जिसकी वजह से उसके पति की मौत हुई थी। अफ़गान शाह ने यास्मीन को बताया था कि गुलिस्तान ने फला डॉक्टर से उसके लिए दवाइयाँ खरीद कर लाई थी, लेकिन जब यास्मीन उस जगह पहुँचती है तो पता चलता है कि वहाँ तो इस नाम का कोई डॉक्टर है ही नहीं। अब यास्मीन का शक यकीन में बदलने लगता है कि उसके पति के कत्ल में गुलिस्तान का ही हाथ है। हालांकि गुलिस्तान ने अफ़गान शाह को जो दूसरा इंजेक्शन दिया था वो एक दर्द का इंजेक्शन था। अफ़गान शाह अपनी बीवी यास्मीन से बहुत मोहब्बत करता था और वो अपनी बीवी से कोई भी बात नहीं छुपाता था। अफ़गान शाह ने गुलिस्तान को जो पैसे दिए थे उसका सारा हिसाब किताब यास्मीन को समझा दिया था। एक रोज़ यास्मीन गुलिस्तान से कहती है कि मेरे पति ने जो आपको पैसे दिए थे मुझे दे दीजिए, मुझे पैसों की कुछ ज़रूरत है। जिस पर गुलिस्तान कहता है कि हाँ, दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे मगर मैंने उनके सारे पैसे लौटा दिए। इतना सुनते ही यास्मीन का शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है कि ज़रूर इसी ने मेरे पति को जहर का इंजेक्शन देकर मार डाला और इस कत्ल की असल वजह थी मेरे पति के पैसे हड़पना। कहते हैं कि यास्मीन उसी रोज़ फैसला करती है कि वो गुलिस्तान से अपने पति की मौत का बदला ज़रूर लेगी, लेकिन कैसे। अगले 6 महीने तक वो यही सोचती रही कि आखिर गुलिस्तान से बदला लिया कैसे जाए। कभी सोचती गुलिस्तान को मरवा दूं, कभी सोचती उसे खुद मार दूं, तो कभी कुछ। एक अकेली औरत के लिए गुलिस्तान से बदला लेना इतना भी आसान नहीं था, मगर यास्मीन हिम्मत नहीं हारती और अचानक एक रोज़ उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। यास्मीन सोचती है अगर गुलिस्तान पर हमला करवाया और वो बच गया तो वो सतर्क हो जाएगा और मेरे इंतकाम की आग हमेशा यूं ही भड़कती रहेगी। क्यों ना उससे बदला लेने के लिए दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती करनी चाहिए। यास्मीन फैसला करती है कि वो गुलिस्तान से शादी करेगी, उसकी बीवी बनेगी और फिर मौका देखकर उसे मार डालेगी, क्योंकि यास्मीन इंतकाम की आग में पूरी तरह जल रही थी और अपने पति का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुकी थी। अब यास्मीन किसी के मार्फत गुलिस्तान को खबर भिजवाती है कि देखो गुलिस्तान, अफ़गान की मौत के बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, मेरे पास एक बेटी भी है और अफ़गान शाह तुम्हारा जिगरी दोस्त भी था। क्यों ना तुम मुझसे निकाह कर लो ताकि हम माँ और बेटी को एक सहारा मिल जाए। लेकिन गुलिस्तान यास्मीन के साथ शादी करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि गुलिस्तान पहले से शादीशुदा था, उसका एक बेटा भी था
गुलिस्तान कहता है, देखो यास्मीन, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी बीवी मुझे इसकी इजाज़त कभी नहीं देगी। दोस्तों, यास्मीन का ये प्लान भी नाकाम होता हुआ नजर आ रहा था, मगर यास्मीन हार नहीं मानती और बार बार गुलिस्तान को शादी का पैगाम भेजती रही। लेकिन जब यास्मीन को यकीन हो गया कि गुलिस्तान उससे शादी नहीं करेगा, फिर यास्मीन एक और गेम खेलती है। यास्मीन जानती थी कि गुलिस्तान एक लालची इंसान है और फिर यास्मीन ने उसे लालच दिया। यास्मीन ने कहा, देखो गुलिस्तान, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं चाहती हूँ तुम्हें एक कार खरीद कर दूँ। इसके अलावा भी तुम्हें पैसे दूँ ताकि तुम अपने छोटे बड़े शौक पूरी कर सको और बदले में तुम हमें अपनी बीवी बना लो। और वैसे भी अफगान की मौत के बाद मैं इन पैसों से करूँगी भी क्या। पैसे का लालची गुलिस्तान यास्मीन के जाल में फंस जाता है और उससे शादी करने को तैयार हो जाता है। अब यास्मीन और गुलिस्तान की शादी होती है और यास्मीन गुलिस्तान के साथ उसके घर पहुँच जाती है। अब जैसे यास्मीन उसके घर पहुंचती है, गुलिस्तान की पहली पत्नी उसे बुरा भला कहने लगती है और मजबूरन शादी के 2-4 दिन बाद ही गुलिस्तान यास्मीन को लेकर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाता है। कुछ दिन वहाँ वक्त बिताता है, लेकिन कब तक। गुलिस्तान अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ कई महीने वक्त बिताता है, मगर कुछ दिनों तक रहने के बाद मजबूरन उसे वहाँ से जाना पड़ता है। एक रोज़ यास्मीन गुलिस्तान से कहती है कि आखिर कब तक हम इस तरह दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। क्यों ना बाजोर में ही हम अपना किराए का एक मकान ले लें। किराए के लिए तुम फिक्र मत करना, मैं हर महीने किराया दे दिया करूंगी। दरअसल यास्मीन जल्द से जल्द गुलिस्तान से बदला लेना चाहती थी, लेकिन अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ रहने की वजह से उसे मौका मिल ही नहीं पा रहा था। गुलिस्तान बाजौर ज़िला में ही एक किराए का मकान लेता है और अपनी पत्नी यास्मीन के साथ रहने लगता है। अब यास्मीन को अकेला घर तो मिल चुका था, मगर वो सोच ये रही थी कि गुलिस्तान को मारा कैसे जाए। कभी सोचती जहर देकर मार दूँ, फिर सोचती अगर उसे शक हो गया तो। कभी सोचती उसका गला दबा दूं या किसी वजनी चीज़ से उस पर हमला करूं, फिर सोचती अगर हमला नाकाम हो गया तो। और करीब उसे प्लान बनाने में ही 2.5 से 3 साल गुजर जाते हैं। और फिर एक रोज़ यास्मीन गुलिस्तान से कहती है कि देखो गुलिस्तान, तुम काम के सिलसिले में दिन भर घर से बाहर रहते हो, रात को देर से घर लौटते हो। तुम्हें तो मालूम ही है कि घर में बहुत सारे पैसे और जेवरात हैं और ये इलाका वैसे भी बदनाम है। अगर तुम्हारे गायब आने में कोई घर में घुस गया तो क्यों ना हम अपनी सेफ्टी के लिए एक पिस्टल खरीद लें। गुलिस्तान कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है। गुलिस्तान 13,000 रुपये में एक पिस्टल खरीदता है। हालांकि पिस्टल खरीदने के पैसे भी उसे यास्मीन ही देती है। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यास्मीन के दिल में इंतकाम की आग किस कदर भड़क रही थी और अपने पति अफगान शाह से वो किस कदर मोहब्बत कर रही थी। गुलिस्तान अगरचे एक कातिल था, लेकिन दूसरी तरफ वो यास्मीन का पति भी था और यास्मीन 3 साल उसके साथ वक्त भी बिता चुकी थी। उसके साथ हर वो काम किया था जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। मगर इन सब के बावजूद यास्मीन का इरादा अब भी मजबूत था और अपने वादे पर वो पूरी तरह कायम थी। खैर, गुलिस्तान पिस्टल खरीद कर लाता है। यहाँ तक कि पिस्टल चलाया कैसे जाता है वो यास्मीन को ये भी बताता है और फिर वो रात आ ही जाती है जिसका इंतजार वो 3 साल से कर रही थी। यास्मीन सोचती है आज रात गुलिस्तान से इंतकाम ज़रूर ले लूँगी। गुलिस्तान रात को देर से आता है और खाना पीना खाकर तुरंत सो जाता है, लेकिन यास्मीन की आंखों में नींद कहाँ थी। रात करीब 1 बजे जब यास्मीन को यकीन हो गया कि उसका पति सो चुका है, अपने बिस्तर से उठती है, दूसरे कमरे में जाकर रिवॉल्वर उठाती है जिसमें 3 गोलियां भरी थी। पिस्टल लेकर अपने कमरे में आती है और बिना किसी खौफ के गुलिस्तान पर रिवॉल्वर तान देती है और गन का ट्रिगर दबा देती है। यास्मीन गुलिस्तान पर 3 बार फायर करती है, मगर गन से गोली एक भी नहीं निकलती। ये देखकर यास्मीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर गोली चल क्यों नहीं रही। जिसके बाद यास्मीन दूसरे कमरे में जाती है, रिवॉल्वर को एक बार फिर चेक करती है। रिवॉल्वर में अब भी 3 गोलियां भरी हुई थीं। वो एक बार फिर रिवॉल्वर में गोलियां भरती है, घोड़ा चढ़ाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। इधर गुलिस्तान अब भी बेखौफ होकर सो रहा था। इस बार यास्मीन गुलिस्तान के बिल्कुल करीब जाती है और उसके सर के बिल्कुल करीब से उस पर गोली चलाती है और इस बार गोली चल जाती है। पहली ही गोली में गुलिस्तान का काम तमाम हो जाता है, लेकिन यास्मीन एक गोली उसके सीने पर भी मारती है। पूरा बिस्तर खून से लाल हो चुका था। यास्मीन दूसरे कमरे में रिवॉल्वर रखती है और फिर गुलिस्तान के पास आकर बैठ जाती है और पूरी रात गुलिस्तान को गौर से देखती रहती है। सुबह 5 बजे यास्मीन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के लोग जमा होते हैं। कुछ देर बाद पुलिस भी पहुंच जाती है। यास्मीन के मुताबिक कुछ लोग जबरदस्ती उसके घर में चले आए और उसके पति को मार डाला। खैर, पोस्टमार्टम के बाद गुलिस्तान को दफना दिया जाता है, लेकिन घर की तलाशी लेते समय पुलिस को वो रिवॉल्वर मिलती है जिससे गुलिस्तान की हत्या हुई थी और फिर जांच के बाद पता चलता है कि गोली इसी रिवॉल्वर से चली है। आस पड़ोस के लोग जहां अफगान शाह और गुलिस्तान की दोस्ती के बारे में बताते हैं, तो वहीं ये भी बताते हैं कि हमने रात को किसी
अनजान आदमी की आवाज़ नहीं सुनी। साथ ही यास्मीन और गुलिस्तान की शादी के बारे में भी बताते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस का पहला शक यास्मीन पर ही जाता है। वैसे पुलिस को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। एक दो बार पूछने के बाद यास्मीन खुद इकरार कर लेती है कि हाँ, उसी ने गुलिस्तान का कत्ल किया है। और फिर यास्मीन गुलिस्तान को कत्ल करने के लिए जो जाल बुनी थी उसकी पूरी कहानी पुलिस को सुना देती है, जिसके बाद यास्मीन को जेल भेज दिया जाता है। अब आगे यास्मीन के साथ क्या होता है इसके बारे में कोई अपडेट नहीं, लेकिन एक बात तो है, यास्मीन ने अपने पति के लिए जो किया वो सच में काबिले तारीफ था। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस आदमी ने यास्मीन का घर उजाड़ दिया, जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, आखिर कैसे यास्मीन अपने पति के कातिल के साथ 3 साल गुजारी होगी। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। वैसे दोस्तों, यास्मीन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी ऐसे ही रहस्यमय एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।